हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं मगध। आज हम मगध को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको महाजनपद का एक टॉपिक करवाया था, उसी को ही हम आगे लेके चलेंगे। मगध, तो जो मगध है वो प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है ना, हम पढ़ चुके हैं मगध महाजनपद। तो उन्हीं 16 महाजनपदों में से प्राचीन भारत उनमें से एक था। तो बच्चों, अगर आप एसएससी, आरआरबी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो बेनिफिट होने वाली है। इसको ध्यान से सुनना, हो सके तो नोट्स बनाना और रीड करना। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं मगध की। जो मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, इसकी राजधानी गिरिव्रज, राजगीर। ठीक है, गिरिव्रज, जो पहले इसकी राजधानी जो राजगीर है उसका नाम गिरिव्रज था और बाद में पाटलिपुत्र बनी। ठीक है, मगध की राजधानी पहले गिरिव्रज थी और बाद में इसकी राजधानी कौन सी बन गई? पाटलिपुत्र बन गई। ठीक है, जो मगध नाम है उसका सर्वप्रथम उल्लेख, जो मगध है उसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें अर्थवेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? हमें अर्थवेद में मिलता है। ठीक है, और अब हम मगध राजवंश की स्थापना के ऊपर चलेंगे। तो मगध राजवंश के जो स्थापना करी थी वो बृहदत्त ने करी थी। किसने करी थी? बृहदत्त ने करी थी। ठीक है, ये आपको बस लर्न करना है। ठीक है ना, दिमाग में रखना है कि यहाँ से मगध राजवंश की स्थापना बृहदत्त ने करी थी। ठीक है, इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो हमारा आगे चलेगा, लेकिन जो मगध राजवंश जहाँ से शुरू होता है वो यहाँ से होता है, बृहद वंश से शुरू होता है। बृहदत्त ने अपने नाम से ही एक वंश स्थापित किया जो बृहदत्त वंश कहलाया। ठीक है, मगध राजवंश की स्थापना बृहदत्त ने करी थी। ठीक है, इनका जो है इनका नाम हमें ऋग्वेद में मिलता है। बृहदत्त का नाम हमें ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और महाभारत व पुराणों के अनुसार वह वासु के सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, महाभारत व पुराणों के अनुसार वह वासु के सबसे बड़े पुत्र थे। देखो, ये महाभारत काल के टाइम से ये मगध साम्राज्य चला आ रहा है और इसकी स्थापना बृहदत्त ने करी थी। ठीक है, जो बृहदत्त थे उसके बाद में उसका पुत्र जरासंध प्रतापी राजा बना। ठीक है, पहले बृहदत्त बना, उसके बाद उसका पुत्र जरासंध बना। ठीक है, और उसने भी अपनी राजधानी को वसुमती, गिरिव्रज या राजगृह बनाया। ठीक है, जो था राजगीर की जो पहले थे वसुमती, गिरिव्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, आपने जरासंध और भीम के बीच में मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध के बारे में सुना हुआ होगा, तो पांडव भीम के बारे में, तो ये वही जरासंध है। तो हम पढ़ने वाले हैं जरासंध की हत्या पांडव भीम के साथ द्वंद्व युद्ध में हुई थी। ठीक है, जरासंध की हत्या पांडव भीम के साथ द्वंद्व युद्ध करने से हुई थी। ठीक है, इसके बाद उसका पुत्र सहदेव को शासक बनाया गया। ठीक है, इसके बाद उसके पुत्र सहदेव को शासक बनाया। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे शासक आए, उसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट और अंतिम शासक था वो था रिपुंजय। ठीक है, बृहदत्त वंश का अंतिम राजा कौन था? रिपुंजय था। कौन था? रिपुंजय था। ठीक है, बृहदत्त वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश के बाद बृहदत्त वंश आया, बृहदत्त आया, उसके बाद जरासंध आया, जरासंध के बाद सहदेव आया, उसके बाद सहदेव आया, और उसके बाद एक एक करके बहुत सारे शासक आए। जो अंतिम शासक बना वो रिपुंजय बना। ठीक है, और रिपुंजय के दरबारी मंत्री पुलिक ने उसे मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राजा बनाया। रिपुंजय का दरबारी कवि था पुलिक ने रिपुंजय को मारकर उसने जो अपने पुत्र प्रद्योत को राजा बनाया, और यहाँ से प्रद्योत वंश की स्थापना होती है। ठीक है बच्चों, तो रिपुंजय के बाद, रिपुंजय अंतिम शासक था बृहदत्त वंश का, उसके बाद प्रद्योत वंश आ जाता है। प्रद्योत वंश जो था, पुलिक ने रिपुंजय को मारकर प्रद्योत वंश की स्थापना करी। प्रद्योत उसके पुत्र का नाम था। ठीक है, यहाँ से प्रद्योत वंश स्थापित हो जाता है। सबसे पहले मगध का वंश था बृहदत्त वंश। ठीक है, उसके बाद आता है प्रद्योत वंश। ठीक है, उसके बाद एक दरबारी, जो प्रद्योत के जो दरबारी था, एक मंत्री था, उसने
मही ने, एक दरबारी जो मंत्री था मही ने सूनक और मतलब कि जो था प्रद्योत के पिताजी और उसके पुत्र, उसका पुत्र जो प्रद्योत खुद ही था, उसको मारकर बिंबिसार को गद्दी पर बिठाया और यहाँ से हर्यक वंश की स्थापना हो गई। बिंबिसार को बिठाने से ही हर्यक वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, हमने अब क्या पढ़ा? मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी गिरिव्रज थी अर्थात राजगीर थी। ठीक है, और बाद में पाटलिपुत्र थी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। मगध राजवंश की स्थापना बृहद्रथ ने करी थी, बृहद वंश से हुई थी। ठीक है, उसने अपने नाम से ही मगध राजवंश की स्थापना करी थी और उसका नाम हमें ऋग्वेद में मिलता है। और महाभारत पुराणों के अनुसार वे वासु के सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, और बृहद्रथ के बाद उसका पुत्र जरासंध प्रतापी राजा बना। इसने अपनी राजधानी को वसुमती, गिरिव्रज या राजगृह बनाया। ठीक है, और जरासंध की हत्या पांडव भीम के साथ द्वंद्व युद्ध करने से हुई थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद उसका पुत्र सहदेव बना। उसके बाद बहुत सारे शासक आए, लेकिन रिपुंजय लास्ट अंतिम शासक था। ठीक है, और रिपुंजय की हत्या कैसे हुई? उसके दरबारी मंत्री पुलिक ने मारकर अपने जो पुत्र है प्रद्योत को राजगद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, तो यहाँ से प्रद्योत वंश स्थापित हो गया। ठीक है, और प्रद्योत जो राजा था उसी के ही दरबारी ने मही, दरबारी का नाम क्या है? मही ने उनको मार दिया, जिससे उसके बाद उन्होंने बिंबिसार को गद्दी पर बिठाया और फिर यहाँ से हर्यक वंश स्थापित होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे हर्यक वंश। ठीक है बच्चों, मेरे साथ जुड़े रहे। मुझे लग रहा होगा कि आपको अगर समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो प्लीज़ समझने की कोशिश करना, मैं आपको यही कह सकती हूँ। और हम अब आगे चलते हैं बच्चों। तो आगे है बच्चों हमारा हर्यक वंश। अब हम हर्यक वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। बिंबिसार गद्दी पर बैठा था। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। यह मगध वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, जो पहले जो थे यहाँ से ज़्यादा मगध वंश, मतलब कि मगध वंश की शुरुआत यहाँ से होती है, हर्यक वंश से, कि क्या तरक्की उन्होंने करी, कैसे अपना साम्राज्य मिलाया, कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य में सुधार करे, तो सब कुछ यहाँ से हर्यक वंश, मतलब कि मगध मजबूत बनता है। ठीक है ना, तो इसलिए हर्यक वंश से मगध की स्थापना मानते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने करी थी? बिंबिसार ने की थी, और यह मगध वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो इसने अपने जो मगध है, इसने मगध को बढ़ाने के लिए विवाह की नीति को अपनाया। ठीक है, इसने विवाह की नीति को अपनाया। इसने अगर किसी भी राज्य से इसकी शत्रुता होती थी या उसे जीत नहीं पाता था, ठीक है, तो इसने क्या किया? वहाँ की जो राजकुमारियों थी उनसे विवाह कर लिया ताकि मुझे राज्य भी मिल जाए और मैं मजबूत भी हो जाऊं। ठीक है, मेरा साम्राज्य भी मजबूत हो जाए। तो ऐसा उन्होंने 3 शादी करी थी। ठीक है बच्चों, तो उन बिंबिसार ने 3 शादी करी थी। उनकी 3 पत्नी थी। जो पहली पत्नी कौशल राजा की बेटी कौशल थी। ठीक है, वहां पे उसकी शत्रुता थी तो वहां पर खत्म होगी। ठीक है, उसके बाद वो वैशाली को जीतना चाहता था, लेकिन वो जीत नहीं पाया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया था? उन्होंने फिर दूसरी जो शादी करी, दूसरी पत्नी थी उनकी, जो चेलाना, वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है, उन्होंने वहां पर भी अपना साम्राज्य मजबूत कर लिया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जहाँ से उनके पुत्र अजातशत्रु का जन्म भी हुआ, चेलाना वैशाली से। ठीक है, और तीसरी शादी उन्होंने पंजाब के मुद्रा कबीले के मुखिया की पुत्री खेमा से करी। ठीक है, उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए क्या किया? शादी की नीति अपनाई। ठीक है, जहाँ से उनको दहेज मिला। ठीक है, और जिससे उनका साम्राज्य और मजबूत हो गया। ठीक है, अब शादी करेंगे तो वहाँ का साम्राज्य तो मजबूत होगा ही ना, कि वो साम्राज्य भी उनके हक में आ जाता है। ठीक है, जैसे उन्होंने 3 शादी करी, कौशल वंश के राजा से करी, राजा की बेटी से करी कौशल से, उन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी से शादी करी। ठीक है, और तीसरा उन्होंने खेमा जी से करी, जो कौन थी? तीसरी शादी पंजाब के कबीले के मुद्रा कबीले से
थी। ठीक है, उन्होंने ये 3 शादियां करी अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने अब आगे बढ़ते हैं, उन्होंने अवंती को अपने राज्य में कैसे मिलाया। ठीक है, जो अवंती के राजा थे ना प्रद्योत, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, उन्हें कोई बीमारी हो गई थी, लाइलाज, उसको पांडु रोग भी, जैसे हम पढ़ते हैं कई बार हमें सुनने में आता है पांडु रोग या लाइलाज, जो भी हो गया था उनको। ठीक है, उनको सब जगह से जवाब मिल गया था कि भाई अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो बिंबिसार ने क्या किया, अपने वैद्य इंपॉर्टेंट नाम है जीवक। ठीक है, इस जीवक को भेजकर, ठीक है, जीवक, इसको याद करना, बिंबिसार ने जीवक को भेजकर वहां पर जीवक को भेजा और जीवक ने उनका इलाज किया और वो जो वहां के राजा थे, अवंती के राजा थे, वो ठीक हो गए। ठीक है, जिससे वो उन्होंने मगध के अधीन अपना काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अवंती भी उनके पास आ गया। ठीक है, ऐसे उनके पास उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए विवाह की नीति अपनाई। उन्होंने फिर अवंती को भी लेना चाहते थे और अवंती उनके पास वैसे ही आ गया, वहां के राजा को ठीक करके उन्होंने अपने अधीन, उनके राजा नहीं, अपने आप को उनके मगध के अधीन कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये पढ़ा दिया सब कुछ। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेनिक मिलता है। क्या मिलता है? जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेनिक मिलता है। और बिंबिसार ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? गिरिव्रजा राजगीर। ठीक है, गिरिव्रजा राजगीर। ठीक है, ये शुरू से ही राजधानी यही चली आ रही है, तो वही ही राजधानी चलती रही। तो मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। यह मगध वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इसने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में मिले क्षेत्र को अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे किया। उस समय अवंती के राजा प्रद्योत को लाइलाज की बीमारी हो गई थी। ठीक है, बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को भेजा और वह ठीक हो गए, तो उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया। ठीक है, मिल गया उनको, मगध मिल गया। उन्होंने वैशाली पर भी आक्रमण किया लेकिन वह जीत नहीं सके। ठीक है, वैशाली पर कोशिश करी लेकिन वह जीत ही नहीं सके। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बिंबिसार की 3 पत्नियों के बारे में बता दिया, कैसे कैसे उन्होंने शादी करी अपने विस्तार करने के लिए। और उनको एक और नाम श्रेनिक भी कहा जाता है जैन साहित्य के हिसाब से। ठीक है, और उनकी मृत्यु के बारे में अब आएंगे हम। बिंबिसार की मृत्यु किसने करी थी? उनके ही पुत्र ने करी थी, जिसका नाम था अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार की मृत्यु किसने करी थी? उनके पुत्र अजातशत्रु ने करी थी। और इसके बाद बिंबिसार के बाद अजातशत्रु वहाँ का शासक बना। तो हम आगे अब पढ़ने वाले हैं अजातशत्रु के बारे में। ठीक है बच्चों, अजातशत्रु, तो अजातशत्रु है, इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो अजातशत्रु, बिंबिसार के बाद कौन बना था बच्चों? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का मीनिंग क्या है? शत्रुओं का नाश करने वाला। इसको हम कुनिक भी कहते हैं, इसका एक नाम है, हम कुनिक के नाम से भी पुकारा जाता था इसको। ठीक है, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। ओके बच्चों, तो इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। ठीक है, इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी करा दी थी। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको करा रही हूँ, इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी करा दी थी। इसी के ही काल में सत्यपर्वी गुफा में राजगीर में बौद्ध संगति हुई थी। तो अजातशत्रु के ही काल में सत्यपर्वी गुफा में राजगीर में बौद्ध संगति हुई थी और उसी बौद्ध संगति में सूतपटक और विनय पिटक का संपादन किया गया था। ठीक है, इसी की ही काल में अजातशत्रु के काल में सत्यपर्वी गुफा में राजगीर में बौद्ध संगति हुई थी और वहाँ सूतपिटक और विनय पिटक का संपादन किया गया था। क्लियर यहाँ तक आपको? उसके बाद हम करते हैं, इसने अपने सहयोगी वर्षकार के साथ वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। ठीक है बच्चों, इसने अपने सहयोगी वर्षकार के साथ वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है,
इसने युद्ध में 2 नए हथियार रथ मूसल और महाशिला कटक का प्रयोग किया। तो इसने 2 नए हथियारों का मतलब कि 2 नए हथियारों का यूज किया जो थे रथ मूसल और महाशिला कटक। ठीक है, ये 2 हथियार है, इनका नाम हमें याद होना चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने ही कर दी थी। क्लियर बच्चों? तो अजात शत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुनिक भी कहते हैं, इसे पितरहंता कहते हैं। इसने राजगीर की किलाबंदी कराई थी सत्यपर्वी गुफा में। इसी के ही काल में बौद्ध संगति हुई थी। इसमें सूतपटक और विनयपटक दोनों का संपादन हुआ था। इसने वर्षकार अपने सहयोगी वर्षकार की सहायता से वैशाली पर आक्रमण कर दिया था और उसे जीत लिया था। और इसने युद्ध में जीतने के लिए 2 नए हथियारों का प्रयोग किया, वो थे रथ मूसल और महाशिला कटक। क्लियर आपको? और इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। क्लियर आपको? आगे हम उदयन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उदयन को भी पितरहंता के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या जो थे अजातशत्रु उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के योग्य है। इसने गंगा व सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना करी जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया। ठीक है, और उसे अपनी राजधानी बनाया। क्या क्या था? उदयन ने गंगा व सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया और उसे अपनी राजधानी बनाया। क्लियर आपको? तो उदयन ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को। ठीक है, तो उदयन के पुत्र का नाम क्या था? नागदशक। ठीक है, वो एक अयोग्य शासक था। ठीक है, उसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी थी और एक नए वंश की स्थापना की। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं शिशुनाग वंश के बारे में। ठीक है, क्लियर आपको? उदयन को पितरहंता के नाम से भी कहते हैं। इसने गंगा व सोन संगम के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा और उसको अपनी राजधानी बनाया। उदयन के बारे में हमें ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। और उदयन के पुत्र का क्या नाम था? नागदशक था, जो एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। और इसकी हत्या किसने कर दी? शिशुनाग ने कर दी। और शिशुनाग ने जब इसकी हत्या कर दी तो उसके बाद एक नए वंश की स्थापना की गई जिसे हम शिशुनाग वंश कहते हैं। तो आगे हम शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब है शिशुनाग वंश। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग हैं। ठीक है, उसने क्या करा था? नागदशक की हत्या कर दी जिससे उसके बाद वो ही गद्दी पर बैठ गया। तो शिशुनाग वंश आगे आता है। तो इस वंश के संस्थापक शिशुनाग हैं। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। ठीक है, तो क्या था? इस वंश के संस्थापक शिशुनाग हैं। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? वैशाली को बनाया। ठीक है, और शिशुनाग के बाद अगला शासक था कालाशोक। ठीक है, जिसके समय दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक है, तो कालाशोक के टाइम में जो शिशुनाग वंश से संबंधित है कालाशोक, उसके समय दूसरी बौद्ध संगति हुई और इसने ही अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। ठीक है, तो इस वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन था जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी थी। क्लियर आपको? शिशुनाग वंश के बारे में हमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग खुद ही था। ठीक है, उसने अपनी राजधानी को शिशुनाग ने अपनी राजधानी को वैशाली बनाया। ठीक है, उसके बाद कालाशोक आया। ठीक है, कालाशोक के टाइम में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी और उसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने अंतिम शासक के बारे में हम पढ़ेंगे सीधा, जो थे नंदी वर्मन। ठीक है, उसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी थी। क्लियर आपको? ये आपके इम्पोर्टेंट जो है मैंने आपको करवा दिया, यही से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे हम नंद वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आगे नंद वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप जहाँ तक भी मैंने आपको कराया है आप इसकी रिवीजन करना ताकि और नोट्स बनाना ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आगे हम बढ़ते हैं नंद वंश की ओर। नंद वंश। तो बच्चों नंद वंश के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद थे। ठीक है, अब हम नंद वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। इस वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे और जाति से शूद्र थे। ठीक है, इन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्व क्षत्रातक की उपाधि धारण कर ली। कौन सी उपाधि बच्चों? सर्व क्षत्रातक की उपाधि धारण
कर ली और इसने कलिंग को जीतकर एक राट की उपाधि हासिल की। इसने कलिंग को जीतकर एक राट की उपाधि हासिल की। ठीक है, ये हमें उपाधि थोड़ी सी दिमाग में रख लेना, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अंडरलाइन किया है। सर्व शत्रातक इन्होंने राजपूतों का विनाश करके उपाधि धारण करी थी और कलिंग को जीतकर एक राट की उपाधि हासिल की। ठीक है बच्चों, और नंद वंश के बाद बहुत सारे आए शासन, उनका अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने सीधा उनका नंद वंश का जो शासक था घनानंद वो लिया। ठीक है, तो जो नंद वंश का अगला शासक कौन सा था? घनानंद। ठीक है, यह बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है, इसने कलिंग में नहर का निर्माण का कार्य किया। इसने बहुत अच्छा काम किया था, जो कलिंग में नहर का निर्माण का कार्य किया था। ठीक है, और इसने क्या किया था? अपने दरबार में चाणक्य का अपमान करके उसको निकाल दिया। ठीक है, उसके दरबार में चाणक्य आया था, जिससे उसने उसका अपमान करके उसको निकाल दिया। और उसके बाद चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के, जो उनका शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके सहयोग से घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। क्लियर आपको? नंद वंश का अगला शासक घनानंद था। वह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर का निर्माण का ये बहुत अच्छा कार्य किया था, लेकिन वो वैसे बहुत क्रूर था। उसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान करके उसे निकाल दिया था, तो जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। क्लियर आपको? उसके बाद हम एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, घनानंद को ग्रीक ग्रंथों में एग्रामस या जाडामस के रूप में जाना जाता है। घनानंद को ग्रीक ग्रंथों में एग्रामस या जाडामस के नाम के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा मुगल जो वंश के बारे में हम शुरू से वृद्धरथ वंश से नंद वंश तक हमने यहाँ पर एक जो साम्राज्य है वो पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, हमने एक पूरा साम्राज्य पढ़ लिया है। तो अब हम आगे अब नेक्स्ट करने वाले हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य शासन, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा जरूर पढ़ेंगे, एक क्लास में लेके आऊंगी जिसमें मौर्य साम्राज्य से पहले मतलब कि कहाँ क्या क्या आक्रमण हुए, कौन कौन से लोगों ने हमारे भारत पर आक्रमण किए थे। ठीक है, हम थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, कई बार वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम उसके बारे में अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि कैसे और उन्होंने मतलब कि मौर्य साम्राज्य के स्टार्ट होने से पहले कहाँ कहाँ और कैसे आक्रमण हुए थे भारत पर, विदेशी आक्रमणों के बारे में, मीन्स की विदेशी आक्रमणों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको मगध के बारे में, यहाँ पर हमारी पूरी क्लास खत्म होती है। तो आप इसको अच्छी तरह रीड करना, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आए तो आपका छूटे ना, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। जैसे नंद वंश का विनाश करके उन्होंने राजपूतों का विनाश करके नंद वंश ने कौन सी उपाधि धारण करी, कलिंग को जीतकर कौन सी उपाधि धारण करी। ठीक है, कई बार ना जब हम पीसीएस का एग्जाम देते हैं या यूपीएससी का देते हैं तो वहां से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है बच्चों, तो अपनी तैयारी करो। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय और थैंक यू।